गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी से चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो EFB ने बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी: द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल, पार्ट देयरऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इसको सिंपल टर्म में लिखे तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद यूज ऑफ माइक्रोब्स, सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स में हम एंजाइम लिख सकते हैं, DNA लिख सकते हैं, प्रोटीन लिख सकते हैं। सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स टू मेक प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोटीन फॉर ह्यूमन नीड्स। जैसे भाई हम ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करके ह्यूमन इंसुलिन तैयार करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये डिजायरेबल फॉर ह्यूमन नीड है। या भाई हमें कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, या हमें कोई एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें सेल या उसके कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, तो वो जो टर्म होगी वो बायोटेक्नोलॉजी होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सेल या उससे बने हुए कंपोनेंट्स का यूज़ करके कोई एक प्रोटीन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी को। आपने एक तो ये डेफिनेशन को ध्यान रखना है, फिर EFB की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, फिर एक फुल फॉर्म और है GEAC, ये भी आपने याद रखनी है। इसको लिखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आइए स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें दो प्रिंसिपल की जरूरत होगी। एक तो रहेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक रहेगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक सेल की केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं, उसके DNA को चेंज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स चेंज इन दी सीक्वेंस ऑफ DNA, RNA, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिजम्स के फिनोटाइप्स क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। फिनोटाइप्स अलग होने का मतलब है कि फिजिकली उसके अंदर कुछ अलग देखने को मिलेगा जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जीन डालेंगे। अब है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल का मतलब होता है कि भाई मैंने जो माइक्रोब्स ग्रो कराया है, मान लीजिए मैं ई कोलाई को ग्रो करा रहा हूँ, ठीक है,
हो सकता है ई कोलाई के साथ साथ कोई अदर बैक्टीरिया, मान लो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, मान लीजिए ई कोलाई के साथ साथ यहाँ पे एक बैक्टीरिया अपने आप से लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया ग्रो हो गया और मुझे चाहिए है सिर्फ ये बैक्टीरिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई सिर्फ इसी बैक्टीरिया को ग्रो कराऊंगा। मान लीजिए मैं कोई फंगी ग्रो करा रहा हूँ, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि भाई ये बायोटेक्नोलॉजी को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा। एक प्रोसेस देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस ऑर्गेनिज्म से हमें जीन चाहिए है वहाँ से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये किसी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है और इस डीएनए के अंदर डीएनए कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई इस डीएनए के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को कट किया और कट करने के लिए हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनकी हेल्प से हम डीएनए को फ्रैगमेंट या एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर सकते हैं। तो अब हमने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल करके फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये डीएनए के कुछ इस प्रकार से फ्रैगमेंट आ गए, डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, फिर हम एक प्रोसेस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए ये फ्रैगमेंट में हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर लिया। फिर क्या करेंगे, इस जीन की हमें कॉपी चाहिएगी और इस जीन की कॉपी कराने के लिए इस जीन को हमने डालना पड़ेगा एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। तो हमने लिया एक बैक्टीरिया, लिया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से एक वेक्टर लिया, जिसका नाम था प्लाज्मिड। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया पे एंजाइम डाल करके, जैसे लाइसोजाइम डाल करके यहाँ से इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और इसके पास ई कोलाई बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर डीएनए होता है जिस डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। तो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया। प्लाज्मिड के बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये प्लाज्मिड डीएनए एक खास डीएनए होता है जिसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए क्लोनिंग व्हीकल किया जाता है। क्लोनिंग व्हीकल क्या होगा, ये प्लाज्मिड इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेगा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने से ये प्लाज्मिड हो जाएगा रिकम्बिनेंट। और अब हमने इस प्लाज्मिड पे डाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या डाले, इस प्लाज्मिड पे हमने डाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने से इस प्लाज्मिड पे स्पेसिफिक कट लगा, कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और हमने एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम था लाइगेज। और लाइगेज की हेल्प से इसको, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जोड़ दिया। अब हमारा जो ये डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। अब ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए। फिर हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कराया, ट्रांसफर दी
रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ये तो इसका क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए, और यहां पे डाल दिया प्लाज्मिड। अब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी तो इस सेल्स के अंदर जो प्लाज्मिड है वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से हम यहां से मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। या से क्या बना सकते हैं, इस डीएनए की, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने अपनी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को यूज किया फॉर इंसुलिन प्रोडक्शंस। तो हमने क्या किया, जो हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, वहाँ से सेल, उस सेल में से हमने डीएनए और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया जो इंसुलिन बना रहा है। तो हमने वहाँ से जीन ले लिया और जीन को एक प्लाज्मिड के अंदर डाल करके बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बैक्टीरिया एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा, मेरे द्वारा डाले गए प्लाज्मिड डीएनए, और प्लाज्मिड के अंदर क्या है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और वो प्लाज्मिड उस होस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब बैक्टीरिया क्या है, जल्दी से जल्दी डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था कि ई कोलाई की जो सेल्स है उसका जो डीएनए है वो लगभग 18 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाता है। और बैक्टीरिया को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन कंडीशन दी जाए तो हमें क्या हो सकता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी ले सकते हैं। फिर हम बायोरिएक्टर में डाल करके या उस सेल को किसी न किसी प्रकार से ट्रीट करके उससे हम प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी उतना मेरे पास क्या होगा, पर ग्राम जो इंसुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो मैंने कॉपी बनाई है, यहाँ से मैंने जो ये बैक्टीरियल सेल की कॉपी बनाई है उसका मैं अलग अलग प्रकार से यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है तो मैं इन कॉपी का यूज कर सकता हूँ फॉर इंसुलिन प्रोडक्शंस। या मान लीजिए मेरे को एक प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस प्लाज्मिड्स को उन प्लांट्स के अंदर डाल दूंगा या बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना करके सेल्स की, तो मैं उस प्लांट के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल सकता हूं, जिससे क्या हो सकता है, वो प्लांट ट्रांसजेनिक बना सकता है। या मुझे ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता हूं यहां से। या मुझे बायो रिमीडिएशन करनी है, या मुझे ऐसे बैक्टीरिया बनाने हैं जो क्या करें, जो मेरे पास एक तालाब है और वो तालाब काफ़ी गंदा पानी होने की वजह से ख़राब हो गया वहाँ का पानी, तो मैंने क्या किया, ऐसे बैक्टीरिया सिंथेसाइज किए या बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया जीन डाल करके, ताकि वो बैक्टीरिया क्या कर सके, बायो रिमीडिएशन कर सके। बायो रिमीडिएशन का मतलब है कि वहाँ से टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करके उस पानी को क्लियर करे, उस वाटर की बीओडी को इंक्रीज करे। तो इस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस का यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं, बायो रिमीडिएशन कर सकते हैं और ह्यूमन ग्रोथ के लिए हार्मोन बना सकते हैं या कोई अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर हमने रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को पढ़ना है, या जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स में क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हमने रिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज किया तो हमने प्रॉपरली रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को पढ़ना है। फिर हमने ये फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट को कैसे तो आइसोलेट करते हैं, कैसे इन फ्रैगमेंट को विजुअलाइज किया जाता है, तो इसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर भाई प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के क्या क्या खास फीचर होते हैं, हम प्लाज्मिड को ही क्यों यूज करते हैं, तो इसके हम खास फीचर देखेंगे यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कराया है होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हमने देखने हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा सकते हैं। फिर
हमने देखा कि सेल डिवाइड करती हैं, और सेल डिवाइड करती हैं तो बहुत सारी कॉपी बनती हैं, और उन कॉपी से किस प्रकार से हम प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे बायोरिएक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेआउट है स्टूडेंट, इसको आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। रिस्ट्रक्शन एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक डीएनए को फ्रैगमेंट या स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर सकते हैं। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट और स्पेसिफिक पॉइंट। 1963 में देखा गया कि भाई एक बैक्टीरिया के पास वायरस को लाया गया, जैसे बैक्टीरियोफेज को लाया गया, तो बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए, ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, मेरे पास ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो ये वायरस क्या करेगा, अपना वायरल डीएनए इस सेल में डालेगा, इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। तो ये बैक्टीरिया ने क्या किया, एज ए डिफेंस इस बैक्टीरिया ने रिस्ट्रक्शन एंजाइम को यहाँ पर डाला। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम ने क्या करा, जो वायरस से जो डीएनए आया था उस वायरस के डीएनए को फ्रैगमेंट्स के अंदर कट कर दिया। तो एक्चुअल में रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स क्या हैं? एक्चुअल में रिस्ट्रक्शन एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एंजाइम है, जो बैक्टीरिया उन एंजाइम्स को एज ए डिफेंस यूज करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया यूज देम एज ए डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट दी वायरस, कि भाई वायरस के अगेंस्ट जो है बैक्टीरिया इन्हें एज ए डिफेंस की तरह यूज करता है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस इसके पास आता है और वो अपना वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश करेगा, तो बैक्टीरिया डिफेंस में रिस्ट्रक्शन एंजाइम डाल देगा, जिसकी हेल्प से वो वायरल डीएनए फ्रैगमेंट्स के अंदर कट हो जाएगा और बैक्टीरिया उससे बचने का काम करेगा। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम हम पढ़ेंगे। रिस्ट्रक्शन एंजाइम दो टाइप से होता है, एक होता है रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब है ये न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं, ये डीएनए आरएनए पे वर्क करते हैं। रिस्ट्रक्शन एक्सोन्यूक्लियस होगा, इट कट दी डीएनए एट एंड, या मैं कह सकता हूं इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एजेस या एंड्स ऑफ डीएनए। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होगा, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। हर रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स का डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है और वो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करने का काम करेगा। फिर हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। जैसे मेरे पास एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम है इको R1, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो ई है इसका मतलब होता है इसर्चिया, इसका जीनस नेम, और कोलाई C4 कोलाई ये इसका स्पीशीज नेम होता है। और
R होता है इसका स्ट्रेन नंबर, और जो ये रोमन लेटर होता है ये इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड होता है, कब इसको आइसोलेट किया गया, कब इसको डिस्कवर किया गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ेंगे हिंड 2, हिंड 1, हिंड 3। हिंड से है, इसका मतलब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जीनस स्पीशीज नेम, और ये रोमन लेटर डिस्कवरी से रिलेटेड। तो हमारे पास इस प्रकार से बहुत सारे रिस्ट्रक्शन एंजाइम हैं जिनका यूज हम डीएनए को कट करने के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे कि एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम किस प्रकार से डीएनए को कट करता है। देखते हैं इस वीडियो में। रिस्ट्रक्शन एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही कट करता है, और वो जो स्पेसिफिक पोजीशंस होती है वो स्पेसिफिक पोजीशन को बोलते हैं डीएनए पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या होगा? वो सीक्वेंस एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। जैसे देखते हैं, मेरे पास एक सीक्वेंस है 5' to 3' 2, इसका 3' हो जाएगा CTTAA। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको अगर सेम ओरिएंटेशन से पढ़ा जाए तो सेम रीड होंगे। जैसे यहाँ आप 5' से पढ़ोगे तो GAATTC, और यहाँ भी आप 5' से पढ़ोगे तो GAATTC। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, जो सेम ओरिएंटेशन से सेम ही रीड किए जाते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं मलयालम, जैसे आप यहां से देखोगे तो भी मलयालम पढ़ा जाएगा, और यहां से भी पढ़ोगे तो भी ये क्या पढ़ा जाएगा? मलयालम। तो इसका मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस है जिनको ओरिएंटेशन अगर सेम रखी जाए तो वो सेम रीड किए जाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करता है? अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करता है। जैसे हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए, इको R1 के लिए, तो इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये रहेगा। तो इको R1 उस डीएनए में इस सीक्वेंस को देखेगा और इसी सीक्वेंस पे ही कट लगाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, ये मेरे पास फॉरेन डीएनए है, और ये मेरे पास एक वेक्टर डीएनए है 3' 5'। अगर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इको R1 एंजाइम का, तो वो एंजाइम यहां पर कट लगाएगा कुछ इस प्रकार से, यहां से इसको ऐसे कट कर देगा। मान लीजिए इसको उसने यहां से कट कर दिया,
यहां से इसको कट कर दिया, तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम ने यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे जो है कुछ एंड्स बने और उन एंड्स को बोलेंगे स्टिकी एंड। रिस्ट्रक्शन एंड के कट होने से यहाँ पर जो एंड बने हैं इन एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड वो एंड है, मान लीजिए ए के नीचे स्टिकी एंड बना है, तो अगर इसको थाइमिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो ये आपस में बॉन्ड बना लेगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। जैसे हम जानते हैं जो लाइगेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टिकी एंड बन गए। अब जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर लाएंगे तो इस प्रकार से इस प्रकार से मेरे को जो डीएनए, इनके जुड़ने से जो डीएनए बना वो डीएनए कैसा बना, इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए। ये मान लीजिए मेरे पास वेक्टर था और मैंने इसके अंदर ये फॉरेन डीएनए डाला, तो अब ये डीएनए क्या बन गया, वेक्टर डीएनए या आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करेंगे, हर एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम की इस प्रकार से एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा और वो एंजाइम अपने ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए।